मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज के अपनी इस वीडियो में आपसे आईएएस की तैयारी करने के एक बहुत ही नए विषय पर बात करने जा रहा हूं। और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी तक मुझे कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं पड़ा। और मुझे सच पूछे तो आश्चर्य और बहुत दुख भी होता है कि जब स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि यूपीएससी ने बताया है कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए, आंसर कैसे लिखने चाहिए, तो क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो मेरी तरफ आश्चर्य होकर के देखते हैं और उन्हें शायद विश्वास नहीं होता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका कोई उत्तर है भी या नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम। बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लोग पढ़ कर के आते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि भई इंस्टीट्यूट में क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है कि जो यूपीएससी है उसने तैयारी के बारे में किस तरह की गाइडलाइंस दी हैं, आंसर राइटिंग के बारे में किस तरह की बातें कही हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या वे ऐसा कुछ बताते हैं? तो कहते हैं नहीं सर, उन्होंने भी तो ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूपीएससी क्या चाहता है, आपको तो उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? आप एक मंजिल पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, रास्ता बना दिया गया है, लेकिन आप उस रास्ते को जानते ही नहीं हैं, दूसरे रास्तों से पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहुंचते हैं ना, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं कि यूपीएससी चाहता क्या है। और यूपीएससी चाहता क्या है इसका वो अनुमान नहीं लगाते। बाकायदे यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इसको मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है। लेकिन जिनको बताना चाहिए, जिनके पास आप इस उम्मीद से जाते हैं कि वे आपको इसके बारे में बताएंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे, वो पता नहीं क्यों इसके बारे में नहीं बताते। तो दोस्तों, मैं आज इसी पर बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, यूपीएससी ने क्या कहा है मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि यूपीएससी हिंदी में भी देता है। यस, यूपीएससी ने हिंदी में दिया है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है उसमें जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती हैं। और सच पूछिए तो अर्थ में भी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूँगा उन शब्दों के बारे में जो आपके लिए आपके सफ़र में माइलस्टोन का काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा, तभी आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। और इन शब्दों को, यूपीएससी के इन शब्दों को, मेरे शब्दों को नहीं, मैं तो केवल एक्सप्लेन करूंगा। बाकायदे आपको अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख लेना चाहिए और तब तक रखे रहना चाहिए जब तक कि आप यूपीएससी की तैयारी करना बंद नहीं कर देते। ये तो लाइट हाउस है ना। तो देखिए यूपीएससी क्या कहता है। मैं पढ़ रहा हूँ, छोटे छोटे हिस्से में पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा। The main examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, यूपीएससी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं, वो मेंस के बारे में दी हैं। प्री के बारे में उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर हम प्री का की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो रियल एग्जामिनेशन है वो तो मेंस ही है। और यदि वो मेंस के बारे में दे रहा है और अगर वो इंटरव्यू के बारे में भी दे रहा है और अगर वो ऐसे राइटिंग के बारे में भी दे रहा है, इन सब के बारे में है उनके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, और प्री के बारे में नहीं दे रहा है, इसका मतलब ही ये हुआ कि वो ये मान करके चल रहा है कि प्री और मेंस में इसके सिवाय कोई अंतर नहीं है, कि जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है, और मेंस का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली वाइड है, ज़्यादा विस्तार के साथ बताया गया है। तो सीधी सी बात है कि उसी सिलेबस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका लेवल क्या होगा और आप तैयारी किस तरीके से करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। इसीलिए आप इसे प्री और मेंस दोनों के लिए मान करके चले। इंटरव्यू के बारे में यूपीएससी का बाकायदे डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन अलग से है, ऐसे के बारे में भी है।
मैं अभी केवल मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए शुरुआत इसकी की गई है द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंटेड। बता रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसे ध्यान से सुनिएगा। टू एसेस, इस बात का आकलन करना, किस बात का, कि ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, ट्रेट्स ट्रेट्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, समझा है, उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी को तो कहा जाता है ट्रेट्स। एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिंदी ट्रांसलेशन में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया, दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ, कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे समझा कहाँ तक है और किस गहराई तक समझा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि समुद्र में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि समुद्र में पानी होता है, ठीक है। लेकिन जब आप समुद्र की गहराई में जाएंगे तो पता लगा कि वहाँ कोरल भी है, वहाँ वनस्पतियाँ भी हैं, वहाँ जीव भी हैं। यह है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद बहुत क्लियरली देखिए यूपीएससी किस बात के लिए मना कर रहा है, और हमारी तैयारी करने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर इसी में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही तैयारी है, रादर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। नहीं, हम आपका केवल यही परीक्षण नहीं करना चाह रहे हैं कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, और न ही हम केवल यही जानना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना सारा सूचनाओं का भंडार है। हमारा तो मतलब सिर्फ इससे है कि आपने जो पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है और कितना आपके पास इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स है। देखिए क्लियर कट बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, लेकिन वो बात यहीं ख़त्म नहीं करते, नेक्स्ट पैरा में वो और बातें ऐड ऑन करते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। The nature and standard of questions in the general studies paper, in bracket है paper 2 to paper 5, will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. Well-educated person, not the educated person, well-educated person, यानी कि उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। और वेल एजुकेटेड का मतलब क्या हुआ, सामान्यतः 10th, अदरवाइज 12th। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो एजुकेटेड पर्सन है, जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, इसने पढ़ाई तो 12th तक की है, लेकिन जब वो आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ रहा है तब वो ग्रेजुएट हो चुका है। यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो फाउंडेशन हैं, उनके जो बेसिक्स हैं, पढ़ा तो आपने वहीं तक का है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के, उनका उपयोग करने के, यानी कि इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के रूप में जब आप उन्हें लेकर के आएंगे तो आपकी एज बढ़ चुकी है, आप 3 साल 4 साल की और पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि चीज़ें वही हैं, नॉलेज वही है, इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन उनका लेवल ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ गया है। इसलिए यहाँ कहा गया वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। कोई स्पेशलाइज्ड, कोई विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करनी है एक एक टॉपिक पर, दैट्स ऑल। फिर वो आगे लिखते हैं द क्वेश्चंस विल बी सच एज टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अलग अलग विषयों पर उसकी जानकारी कितनी है। जनरल अवेयरनेस, नॉट जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी कि समझ, आप कितने सतर्क हैं, इसमें करंट अफेयर्स शामिल हो जाता है। विच विल हैव रेलिवेंस फॉर ए कैरियर इन सिविल सर्विसेज। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो जनरल अवेयरनेस है, ये आपके कैरियर में मददगार होगी। यानी कि आपको समाज की समझ होनी चाहिए, आपके पास राज्य की समझ होनी चाहिए, सरकार की समझ होनी चाहिए, लोगों की समझ होनी चाहिए, संस्कृति की समझ होनी चाहिए, भूगोल, इतिहास, ये यही काम करते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलिवेंट इश्यूज। रेलिवेंट इश्यूज, अभी जितने भी सामयिक घटनाएं घट रही हैं, इश्यूज हो रही हैं, उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर बार हर जगह देखिए आप अंडरस्टैंडिंग शब्द का यूज़ कर रहे हैं। एंड एबिलिटी टू एनालाइज, आप उनको किस तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। एंड टेक ए व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, और जो आपस में ही विरोधाभास वाली जो स्थितियां हैं, एक दूसरे से ही टकरा रही हैं, सामाजिक मुद्दे टकरा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे टकरा रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि हमें आरक्षण चाहिए, संविधान कह रहा है कि इससे ज़्यादा आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, तो कॉन्फ्लिक्ट इश्यू हो गए ना।
तो आप इस तरह के जो विरोध वाले इश्यू हैं, जो परस्पर विरोधी इश्यू हैं, इनका कैसे विश्लेषण करते हैं, इन पर कैसे आप डिसीजन लेते हैं, यानी कि व्यूज़, अपने विचार स्थापित करते हैं कि नहीं इसके बारे में ये किया जाना चाहिए। फिर आगे यूपीएससी लिखता है ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स, यानी कि इस तरह के जो उद्देश्य होते हैं, इस तरह की जो मांगे होती हैं, इनका किस तरीके से आप विश्लेषण कर सकते हैं, किस तरीके से आप उन्हें समझते हैं और किस तरीके से आप अपना व्यू तैयार करते हैं। दोस्तों, इसी का लास्ट सेंटेंस है, द कैंडिडेट्स मस्ट गिव रेलिवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सेंट आंसर, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपना उत्तर बहुत संक्षिप्त में देना होगा, बहुत अर्थपूर्ण तरीके से देना होगा, जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि सुपरफिशियल आंसर से बात नहीं बनेगी, और बाकायदे सामयिक भी हो, रेलिवेंट हो। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने ये जो बताया है, तैयारी करने के लिए इससे अच्छा और कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये धर्म बनता है, मैं जानबूझकर धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो इसके प्रकाश में, इसके लाइट में बाकायदे स्टूडेंट्स की तैयारी कराएं। यही रियल में कोचिंग देनी होगी, अदरवाइज़ तो फिर स्टडी कराना हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अभी जो बातें आपको बताई हैं, मैं चाहूँगा कि आप इन्हें बार बार सुनें, समझने की कोशिश करें। आप यूपीएससी के सिलेबस को जाएं, देखें, पढ़ें और फिर आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से ढालें, करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको विषय समझ में आने लगेगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, फिर आपकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। और इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। जिस दिन पढ़ने में मज़ा आने लगे, आप समझ लीजिए आधी बाजी तो आप जीत ही चुके हैं, शेष बाजी भी जीत जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।